हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। सीएसआईआर नेट जीआरएफ के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज डाइजेशन, सेकंड इज एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारी 4th वीडियो है डाइजेस्टिव सिस्टम की एंड फर्स्ट वीडियो है एब्जॉर्प्शन की। आज हम कवर करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? डाइजेशन जब होता है तो डाइजेस्टिव मटेरियल का, डाइजेस्टिव कंपाउंड्स जो आए हैं, मोनोसेक्राइड्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो एब्जॉर्प्शन मेनली हम स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब हो जाना डाइजेस्टेड मटेरियल का। डाइजेशन होने के बाद, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, चाहे वो प्रोटीन का डाइजेशन हो, सबके डाइजेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होने की वजह से मोनोसेक्राइड्स, अमाइनो एसिड, इन सबका फॉर्मेशन हुआ है। तो अब ये मोनोसेक्राइड्स और अमाइनो एसिड्स जो है या लिपिड्स, डाइजेस्टेड लिपिड्स, ब्रेकडाउन होने के बाद जो लिपिड्स आए हैं वो है, या विटामिन है, या कोई भी कंपाउंड है हमारा, ये सब हमारे एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। ये सब हमारे प्लाज्मा में, ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस के थ्रू ये एब्जॉर्ब होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले हम एब्जॉर्प्शन देखने वाले हैं कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं। डियोडेनम होता है, जेजेनम होता है एंड इलियम होता है। आप लोग जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन भी हुआ है और एब्जॉर्प्शन भी होगा। डाइजेशन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो हमारा मोस्टली डाइजेशन कहाँ पे होता है? इफ हम स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन की बात करें तो हमारा मेनली डाइजेशन जो है वो डियोडेनम में होता है। डाइजेशन जो है, डी मीन्स डाइजेशन, ए मीन्स एब्जॉर्प्शन। तो मेनली डाइजेशन डियोडेनम में होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन डियोडेनम में होता है। जेजेनम में एंड इलियम में डाइजेशन होता है बट कम होता है। ओके, तो हमारा सबसे ज्यादा डाइजेशन डियोडेनम में होता है, जेजेनम, इलियम में डाइजेशन कम होता है। ओके, अब इफ हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, स्पेसिफिक हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारा डियोडेनम में हुआ। डियोडेनम में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, 3+ है, मतलब अच्छा डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का। आप सब जानते हैं हमारा अमाइलेज प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है डियोडेनम में। अब क्या होना है? एब्जॉर्प्शन भी होता है डियोडेनम में। एब्जॉर्प्शन कम होता है डियोडेनम में, सिर्फ 1+ का साइन है। एब्जॉर्प्शन कम होता है डियोडेनम में। क्या रीजन होता है कि डियोडेनम में एब्जॉर्प्शन कम होता है? क्योंकि डियोडेनम में अमाइलेज से हमारा डाइजेशन हुआ है और अमाइलेज आप सब जानते हैं, बताया गया है कि अमाइलेज हमारा अल्फा 1,4 टर्मिनल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता, ब्रांचिंग बॉन्ड को, अल्फा 1,6 बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे मोनोसेक्राइड अवेलेबल ही नहीं होते डियोडेनम में। हमेशा मोनोसेक्राइड्स या अमाइनो एसिड जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एब्जॉर्ब होती है। तो हमारा एब्जॉर्ब कैसे हो जब यहाँ पे मोनोसेक्राइड प्रेजेंट ही नहीं है, बहुत कम मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है। तो इसलिए हमारा एक साइन आया, मतलब बहुत लेस एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का डियोडेनम में। बट यहीं पे हम जेजेनम की बात करें, कार्बोहाइड्रेट का केस देख रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट में जेजेनम की बात करें तो हमारा डाइजेशन, डी मीन्स डाइजेशन, ए मीन्स एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कम हुआ है जेजेनम में और इलियम में तो उससे भी कम हुआ है। बट यहाँ पे यदि हम एब्जॉर्प्शन देखें तो हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माल्टेस आ गई है, सुक्रेस आ गई है, लैक्टेस आ गई है, जिनकी वजह से यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स आ गई है। मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट है यहाँ पे तो इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो हमारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन आता है सीएसआईआर में कि हमारा डियोडेनम में क्यों नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन। डियोडेनम में क्यों कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता? क्योंकि डियोडेनम में कार्बोहाइड्रेट के रिसेप्टर प्रेजेंट है, चैनल प्रेजेंट है जो एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड फॉर्म में बहुत कम प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है मोनोसेक्राइड की फॉर्म में। अब वो नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? चाहे कितने ही चैनल्स प्रेजेंट हो, कितने ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो, बट एब्जॉर्प्शन जब ही होगा
जब कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं है। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारा एब्जॉर्प्शन कम होगा और हमारा एब्जॉर्प्शन जेजेनम में और इलियम में हमारा ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जेजेनम में, फिर इलियम में ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है, बट सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में। जेजेनम और हीलियम में कम डाइजेशन होता है, बट वहां पे मोनोसेक्राइड प्रेजेंट हो जाते हैं, मोनोसेक्राइड अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा हमारा जेजेनम में होता है एब्जॉर्प्शन, फिर हमारा इलियम में होता है। तो ये वाली बात ध्यान रखना कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो जेजेनम में होगा, फिर वो इलियम में होगा और सबसे कम कहाँ पे होगा? ड्यूडेनम में होगा। ये हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, वो देखते हैं पूरा प्रोसेस। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ध्यान से सुनना। क्या है? ये हमारा ब्लड है, प्लाज्मा है, ये हमारा ब्लड है। तो ये हमारा क्या हुआ? सेल का, जो हमारी ड्यूडेनम की, जेजेनम की या इलियम की जहां पे भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां की सेल्स हैं, इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, ये उनका बेसल पार्ट हुआ। जो भी हमारा ब्लड की साइड होता है, बी मतलब बेसल, बी मतलब ब्लड, सो जो भी हमारा ब्लड की साइड होता है वो हमारा बेसल पार्ट होता है। सेल का जो पार्ट ब्लड की साइड है वो हमारा बेसल पार्ट है, और जो ब्लड से अपोजिट साइड है वो हमारा ल्यूमन पार्ट है। हमारे ल्यूमन में हमारा डाइजेशन हुआ है, ल्यूमन में यहाँ पे डाइजेशन हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम की वजह से। ल्यूमन में हमारा डाइजेशन हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम की वजह से। अब यहाँ से मोनोसेक्राइड्स कहाँ जाने हैं? मोनोसेक्राइड्स ब्लड में जाने हैं। मोनोसेक्राइड कहाँ जाने हैं? यहाँ से हमारे ब्लड में जाने हैं। तो कैसे जाएंगे मोनोसेक्राइड ब्लड में, देखते हैं। फर्स्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होता है SGLT1। S का मतलब है सोडियम, Gl का मतलब है ग्लूकोज, T का मतलब है ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, SGLT फर्स्ट। ये हमारा ल्यूमन साइड, ल्यूमन सरफेस पे प्रेजेंट होता है SGLT ट्रांसपोर्टर। ओके, ये हमारा एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आप सब जानते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इट मीन्स सोडियम हमारे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे, तो इसके साथ साथ ग्लूकोज भी हमारे अंदर चले जाएंगे। सोडियम की हायर से लोअर जाने पर जो एनर्जी आई, उससे हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी अंदर चला गया। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी का यूज हो रहा है, बट डायरेक्टली एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है, सेकेंडरी वे से हो रहा है, इसलिए इसको बोला सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या है हमारा, ये 2:1 में होता है। सेकेंडरी से याद रखना 2 सेकेंडरी, तो हमारा 2:1 में होता है। इफ हमारे 2 सोडियम अंदर जाते हैं, जब भी हमारा 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर जाता है, मतलब यहाँ पे 2 सोडियम के जो आयंस हैं वो हमारे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे सेल में, जब भी हमारा ग्लूकोज 1 ग्लूकोज जाएगा। इस तरीके से हमारा ग्लूकोज सेल में पहुंच गया, इस तरीके से हमारा ग्लूकोज सेल में पहुंच गया। ओके, ऐसे ही हमारा गैलेक्टोज पहुंचता है, ऐसे ही हमारा गैलेक्टोज पहुंचता है। 2 सोडियम जाते हैं तो हमारा 1 गैलेक्टोज पहुंच जाता है। इसको भी हम SGLT फर्स्ट ही बोलते हैं, इसके ट्रांसपोर्टर को भी। ओके, अब आप एक बात बताइए कि हमारे सोडियम अंदर जाते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब सोडियम की कंसंट्रेशन सेल में हायर हो जाएगी और बाहर लोअर हो जाएगी। इसलिए इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि ये स्टेट कभी आए ही ना, तो इसलिए हमारे बेसल साइड पे हमारा सेकेंड ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज सोडियम पोटेशियम ATPase, दैट इज सोडियम पोटेशियम ATPase। ये हमारे 3:2 में चलते हैं। ये हमारे 3 सोडियम को बाहर निकालते हैं जब हमारे 2K पॉजिटिव अंदर आते हैं। तो ये हमारे सोडियम जो यहाँ पे आ रहा है ग्लूकोज को लेकर, यदि वो सोडियम यहाँ पे रहता है तो प्रॉब्लमेटिक होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी और बाहर से सोडियम नहीं आ पाएगा। तो उस सोडियम मॉलिक्यूल्स को ये बाहर निकाल देते हैं। 3 सोडियम आयंस को बाहर निकालते हैं, उसके लिए उनको 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेजना पड़ता है, 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेजना पड़ता है। समझ में आया? तो इस तरीके से सेल में ग्लूकोज और गैलेक्टोज आते हैं। ओके, बेसल साइड पे हमारा थर्ड प्रेजेंट होता है GLUT2।
GLUT2 एक चैनल है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, GLUT, GLUT, GLUT2। ग्लू मतलब ग्लूकोज, टी मतलब ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई हो गई है तो ये इसको डिफ्यूज कर देगा ब्लड में। GLUT2 के थ्रू हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल ब्लड में चले जाएंगे। इस तरीके से हमारे ल्यूमन से ब्लड में आ गए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। किसके हेल्प से आए? SGLT1 की हेल्प से आए। SGLT1 हमेशा एक्टिव रहे, उसमें किसने हेल्प किया? सोडियम पोटेशियम ATPase ने हेल्प किया। रेशियो इनका याद रखना है, SGLT1 का जो रेशियो है वो 2:1 है, ये बिल्कुल मेन है, इसको याद रखना है। सोडियम पोटेशियम ATPase का जो रेशियो है वो 3:2 है। और ग्लूट हमारा एक क्या है? डिफ्यूजन चैनल है, जिसके थ्रू हमारे ग्लूकोज डिफ्यूज हो गए ब्लड में। ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो इस तरीके से आए। अब ल्यूमन में हमारे कुछ फ्रक्टोज भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमने जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज आते हैं, गैलेक्टोज आते हैं और फ्रक्टोज आते हैं, क्योंकि सुक्रोज का, लैक्टोज का डाइजेशन हुआ है। ओके, फ्रक्टोज किससे आते हैं? फ्रक्टोज के लिए एक अलग चैनल रिक्वायर्ड होता है, इसको ग्रीन पेन से मार्क कर देते हैं। फ्रक्टोज के लिए एक अलग चैनल रिक्वायर्ड होता है, दैट इज GLUT5। ये हमारा डिफ्यूजन चैनल है, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है। नॉर्मली ये डिफ्यूजन के थ्रू हमारे फ्रुक्टोज अंदर आ रहे हैं और फिर GLUT2 के थ्रू ही, जिसके थ्रू हमारे सोडियम और गैलेक्टोज गए थे ब्लड में, उसी के थ्रू बेसल सरफेस से ये ब्लड में जा रहे हैं। यहाँ पे हमने बात करी है एक SGLT1 की, एक सोडियम पोटेशियम ATPase की, एक GLUT2 की, एक GLUT5 की। GLUT2 और GLUT5 डिफ्यूजन के थ्रू वर्क करते हैं और ये दोनों चैनल SGLT फर्स्ट और हमारे सोडियम पोटेशियम ATPase, ये हमारे एक्टिव चैनल है, ये हमारे एक्टिव चैनल है। अब फ्रक्टोज जब GLUT5 के थ्रू जाता है डिफ्यूजन से, तो पहले फ्रक्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। फ्रक्टोज ग्लूकोज की एक फॉर्म है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, फिर हमारा ग्लूकोज अंदर जाता है, फिर हमारा ग्लूकोज GLUT2 के थ्रू अंदर चला जाता है। डायरेक्ट फ्रक्टोज नहीं जाता, पहले फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गया कि हमारा ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, फ्रक्टोज का, इन शॉर्ट बोले तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देती हूँ, ओके, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन आती है, इफ हमारा SGLT फर्स्ट रिसेप्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो अब क्या ट्रांसपोर्ट होगा? नहीं होगा, जब भी ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। बट इफ हमारे सोडियम पोटेशियम ATPase में प्रॉब्लम आ जाए, सेकेंड सिचुएशन, इफ हमारे सोडियम पोटेशियम ATPase में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो क्या अब ट्रांसफर होगा, एब्जॉर्प्शन होगा ग्लूकोज का? कुछ टाइम तक होगा, एकदम से नहीं रुकेगा, कुछ टाइम तक होगा। कब तक होगा? जब तक यहाँ पे सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हो जाती, क्योंकि सोडियम पोटेशियम ATPase क्या कर रहा है? यहाँ से सोडियम को बाहर निकाल रहा है। तो जब तक सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हो जाती, जब तक तो हमारा सब कुछ नॉर्मल फंक्शनिंग होती रहेगी। बट जैसे सोडियम अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारे SGLT फर्स्ट भी वर्क करना बंद कर देगा। तो जब हमारा फर्स्ट रिसेप्टर जो है, फर्स्ट चैनल जो है SGLT फर्स्ट, इफ ये ब्लॉक हो जाता है तो जब भी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाता है। बट इफ सोडियम पोटेशियम ATPase में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारा कुछ टाइम बाद ब्लॉक होता है। ओके, सेकेंड, इफ कोई पूछे कि ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में कौन सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, तो किसका होगा? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होता है। क्यों होता है फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फास्ट? आप खुद सोचिए, जिस चीज को करने में एनर्जी लग रही है वो प्रोसेस फास्ट होगा, या जिस चीज को करने में एनर्जी यूज ही नहीं हो रही है वो प्रोसेस फास्ट होगा? ऑब्वियसली जिसमें एनर्जी यूज हो रही है वो स्लो होगा और जो जिसमें एनर्जी नहीं लग रही है वो फास्ट होगा। तो हमारे ग्लूकोज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लूकोज सोडियम के ऊपर एक तरीके से डिपेंड है, बट फ्रक्टोज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, वैसे ही फ्रक्टोज अंदर सेल में चला गया, तो फ्रक्टोज किसी पे डिपेंड नहीं है। इसलिए फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमारा स्लो होता है। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जब भी हमें वोमिटिंग होती है तो हमें रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। रिहाइड्रेशन थेरेपी में हमें आयंस दिए जाते हैं, सोडियम आयंस दिए जाते हैं। तो हमें सोडियम आयंस क्यों दिए जाते हैं? हमें ग्लूकोज के साथ सोडियम आयन क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई।
हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है और हमारी बॉडी को रिहाइड्रेशन की जरूरत है, तो हमारे में यदि ग्लूकोज वाटर ही दे देंगे, सिर्फ आयंस नहीं देंगे, तो ग्लूकोज चला तो जाएगा बट वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बट इफ आयंस भी देते हैं, कभी भी हम रिहाइड्रेशन पाउच देखें जो हमें मेडिकल स्टोर से बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप उसके पैकेट के पीछे देखिए उसके कंपोनेंट्स, तो उसमें सोडियम जरूर होता है ग्लूकोज के साथ साथ। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज अकेला जाके कुछ नहीं कर सकता, ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा बट उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे। इसलिए रिहाइड्रेशन थेरेपी में, रिहाइड्रेशन प्रोसेस में ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम आयन भी दिए जाते हैं। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन से यही क्वेश्चन आते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन में आपको रेशियो माइंड में रखना है, और कैसे ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन हुआ वो माइंड में रखना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन एंड लिपिड एब्जॉर्प्शन। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।